नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियाज अहमद सियासत न्यूज़ ऐना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज सारी दुनिया में अमन व अमान को जिस मुल्क ने नुकसान पहुंचाया है वो इसराइल है। और इसराइल के बारे में कहा जाता है कि अपनी नाजायज़ हरकतों के ज़रिए, अपनी गैरकानूनी हरकतों के ज़रिए और इंसानी हुकूक़ को पामाल करने वाली हरकतों के ज़रिए वो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, उनकी नस्ल कुशी कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो बड़ी ताकतें हैं, नाम नेहाद बड़ी ताकतें हैं, वो इसराइल की इस दरिंदगी को बर्दाश्त कर रही हैं। ना सिर्फ बर्दाश्त कर रही है बल्कि उसकी तायद व हिमायत भी कर रही हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सारी दुनिया में अवाम, ख़ास तौर पर जो तलबा बिरादरी है, वो इसराइल के खिलाफ उठ खड़ी हुई है और इसराइल की दरिंदगी के खात्मे का मुतालबा कर रही है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक इसराइल का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह 7 अक्टूबर को इसराइल और फ़लस्तीनी जंग का आगाज़ हुआ और अब तक इस जंग में 38,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जबकि जो ज़ख्मी फ़लस्तीनी हैं उनकी तादाद 88,000 से ज़ायद बताई जाती है। उसके बावजूद आलमी बिरादरी की बेहिसी और बेबसी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये आलमी बिरादरी जंग बंदी करवाने में नाकाम रही है, जबकि इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला जारी है। हर रोज़ औसतन 50 के करीब फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर रहे हैं और 100 के करीब ज़ख्मी हो रहे हैं। उसके बावजूद आलमी बिरादरी और आलमी इदारे खामोश बैठे हुए हैं और ऐसा लगता है कि वो अपनी मुजरिमाना खामोशी के ज़रिए फ़लस्तीन की मुखालिफत इसराइल की पूरी तायद कर रहे हैं। आपको हम लिए चलते हैं गज़ा में जो तबाही का सामान, यानी तबाही का सामान जारी है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटों में इसराइल ने फ़लस्तीन के ख़ासतौर पर गज़ा के मुख्तलिफ मकामात पर 50 मकामात पर बमबारी की है, जिसमें कई अफराद शहीद हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि अल मगाज़ी, खान यूनुस, शुजाइया और रफ़ा शहर पर हमले किए गए। पिछले 2 दिनों में इसराइल के हमले में बताया जाता है कि 87 फ़लस्तीनी अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं। ख़ास तौर पर नसीरत कैंप पर इसराइली हमले में अमजद नामी एक सहाफ़ी, उनकी अहलिया और उनका एक बेटा भी अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आप देखेंगे कि किस तरह इसराइल यानी बूढ़ों को, जवानों को, बच्चों को निशाना बना रहा है। और आपको ये भी बता दें कि 80% से ज़ायद गज़ा तबाह व बर्बाद हो चुका है, मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि मलबे के ढेर में हनूज़ 8 से 12,000 फ़लस्तीनी शोहदा की लाशें दबी हुई हैं। तो बहरहाल इस मामले में आलमी बिरादरी को हरकत में आना बहुत ज़रूरी है, वरना यकीन मानिए कि इसराइल फ़लस्तीनियों का कत्लेआम इसी तरह करता रहेगा। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं ईरान। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का एक फ़ज़ाई हादसे में इंतकाल हुआ था और उनकी शहादत के बाद ईरान में सदरती इंतखाबात यकीनी हो गए थे। ऐसे में आपको बता दूं कि ईरान में सदरती इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया, लेकिन चूँकि किसी उम्मीदवार ने 50% से ज़ायद वोट हासिल नहीं किए थे, इसलिए दूसरी मरतबा इन इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाना पड़ा। तो बहरहाल इन इंतखाबात में डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान कामयाब रहे हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक एतदाल पसंद, मियाना रवि पसंद करने वाली शख्सियत हैं और पेशे से अगरचे वो डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने कौम की खिदमत का बेड़ा भी उठाया है सियासत में दाखिल होकर। बहरहाल नाज़रीन, आपको डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान के बारे में ये भी बता दें कि उनकी जो उम्र है 69 है और ये भी बताया जाता है कि हालिया अरसे के दौरान एक सड़क हादसे में उनकी अहलिया और एक बेटी का इंतकाल हुआ था। उसके बाद उन्होंने शादी नहीं की, यानी दूसरी शादी नहीं की। बहरहाल डॉक्टर मसूद ने सईद जलीली को शिकस्त दी और ऐसा लग रहा था कि दूसरे मरहले की रायदही में, यानी जो ताज़ा रायदही करवाई गई, वो मुकाबला बहुत सख्त रहेगा, लेकिन डॉक्टर मसूद ने सईद जलीली को शिकस्त दे दी। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह डॉक्टर मसूद एक इस्लाह पसंद है और एतदाल पसंद है, उसके बरअक्स सईद जलीली बहुत ज़्यादा कट्टर ख्यालात के हामिल हैं। तो बहरहाल अब देखना यह है कि ईरान को एक मियाना रवि इख्तियार करने वाला एक एतदाल पसंद सदर हासिल हुआ है। अब देखना यह है कि आलमी सतह पर वो किस तरह ईरान की मौजूदगी का एहसास दिलाने में कामयाब होते हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको देखेंगे कि ईरान पर अमेरिका और उसके हलीफों की जो पाबंदियाँ हैं, उसके नतीजे में ईरान काफ़ी मुतासिर हो रहा है। उसके बावजूद वहाँ की हुकूमत, वहाँ के अवाम, वहाँ के जो अहदेदार हैं, वहाँ के जो साइंसदान हैं और दानिश्वर है, उन तमाम ने अपने मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है और उस मेहनत का सिलसिला जारी है। और आपको ये भी बता दें कि साइंस और टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पर मेडिसन यानी तिब के शोबे में और ड्रोन्स के शोबे में ईरान बहुत
बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। वैसे नाज़रीन, जहाँ तक डॉक्टर मसूद का सवाल है, आपको बता दें कि डॉक्टर मसूद ने 16.3 मिलियन और सईद जलील ने 13.5 मिलियन वोट हासिल किए हैं। डॉक्टर मसूद के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो ईरान के इलाके महाबाद में पैदा हुए और तबरेज़ यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की तालीम हासिल की और हार्ट सर्जन की हैसियत से उन्होंने शोहरत भी हासिल की। 2021 के सदारती इंतखाबात में उन्हें नाअहल भी करार दिया गया था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक शख्स जिसे 2021 के इंतखाबात में नाअहल करार दिया गया था और अब वो इंतखाबात में हिस्सा लेता है, न सिर्फ हिस्सा लेता है बल्कि कामयाब भी होता है, तो उससे उनके अज़्म का, उनके इरादों का और उनकी मजबूत व मुस्तहकम मंसूबों का अंदाज़ा होता है। वैसे भी आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि 29 जून को सदारती इंतखाबात में किसी भी उम्मीदवार ने 50% से ज़ायद वोट हासिल नहीं किए थे और अब डॉक्टर मसूद ने 50% से ज़ायद वोट हासिल करते हुए ये साबित कर दिया है कि अगर आप अपने मिशन पर कायम रहेंगे, अपने मौके पर डटे रहेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर मसूद के सदर ईरान मुंतखब होने से क्या इन हिंदुस्तान का फ़ायदा होगा? क्या अमेरिका अपनी पॉलिसी जो ईरान के ख़िलाफ़ उसने इख्तियार कर रखी है वो तब्दील करेगी? क्या अमेरिकी हलीफ ईरान की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अगर ईरान पर से पाबंदियां हटा दी जाती हैं तो ईरान बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है, खुशहाल हो सकता है। ताहम आप देखेंगे कि इब्राहिम रईसी हो या फिर दूसरे जो पहले सुदूर गुजरे हैं, उन्होंने अमेरिका से रास्त टक्कर ली है। अब देखना यह है कि डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान किस तरह अमेरिका से निमटते हैं, अमेरिका के हलीफों से निमटते हैं और इलाके में उनके सदारती ओहदे पर फायज होने से क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं। नाज़रीन, हमने अभी आपको ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के बारे में बताया। अब ये चलते हैं हमारी अपनी रियासत तेलंगाना, और तेलंगाना में आप देखेंगे कि जब से कांग्रेस हुकूमत आई है ऐसा लगता है कि बीआरएस के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको ये बताना ज़रूरी है कि 10 बरसों तक मुसलसल बीआरएस या टीआरएस इक़्तिदार में रही है। केसीआर ओहदे चीफ मिनिस्ट्री पर फायद रहे और उस दौरान आपने देखा कि दोनों मियादों के दौरान, यानी केसीआर के बहैसियत चीफ मिनिस्टर दोनों मियादों के दौरान कांग्रेस को जिस कदर उन्होंने नुकसान पहुंचाना चाहा उतना नुकसान पहुंचाया भी, और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का रियासत में सफाया हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि हाल नवंबर 2023 के असेंबली इंतखाबात में जिस तरह कांग्रेस रेवंत रेड्डी की क़यादत में कामयाब होती है और फिर रेवंत रेड्डी ओहदे चीफ मिनिस्ट्री पर फायज होते हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि एक इन्हराफ का सिलसिला चल पड़ा है। और ख़ास तौर पर जो बीआरएस के एमएलएज हैं, बीआरएस के एमपीज़ हैं, बीआरएस के अरकान कानून साज काउंसिल है, वो तमाम के तमाम कांग्रेस की तरफ यानी पूरी तरह मुड़ गए हैं और ऐसा लगता है कि वो दिन ब दिन उनकी तादाद में इजाफा भी होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि कल ही 6 कानून साज काउंसिल के अरकान जो बीआरएस की नुमाइंदगी करते हैं कांग्रेस में शामिल हुए थे। उसके बाद ऐसा लग रहा था बीआरएस को बहुत बड़ा झटका लगा है। उससे पहले आप देखेंगे कि कडियम श्रीहरि साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बीआरएस को खैरबाद कहते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। इसी तरह डी नागेंदर हैं, टी वेंकटराव है, पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, संजय कुमार के यादया भी कांग्रेस में शामिल हुए थे। और अब आपको बता दूं जो नई खबर आई है वो ये है कि 7वें बीआरएस एमएलए गढ़वाल से जिनका ताल्लुक़ है और बंडला कृष्णा रेड्डी, उन्होंने भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असम्बली की तादाद 7 हो गई है, यानी इन्हराफ जो किया है जिन अरकान असम्बली ने उनकी तादाद 7 हो गई है। और जिन बीआरएस कानून साज काउंसिल के अरकान ने यानी इन्हराफ किया है और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है उनकी तादाद 6 हो गई है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि केशव राव जो कांग्रेस से तकरीबन 55 साल वाबस्ता रहने के बाद बीआरएस में शामिल हुए थे, वो उन्होंने अपनी बेटी और जीएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी के हमरा दोबारा कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। और न सिर्फ शमूलियत इख्तियार की बल्कि उन्होंने अखलाकी फरीज़े के तौर पर पार्लियामेंट की रुकनीत से यानी राज्यसभा की रुकनीत से अपना इस्तीफ़ा भी पेश कर दिया।
तो बहरहाल अब देखना यह है कि कांग्रेस जिस अंदाज में बीआरएस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है या कमज़ोर कर रही है, और इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी का अहम किरदार है, तो क्या रेवंत रेड्डी केसीआर से बदला ले रहे हैं और उन्हें ये बता रहे हैं कि तुमने जो बोया है वही तुम्हें काटना पड़ेगा? ये एक अहम सवाल है। वैसे भी नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि जहां तक रेवंत रेड्डी का सवाल है, रेवंत रेड्डी ने अपने हालिया इंटरव्यू में ये बताया है कि उनकी 2 बड़ी ख्वाहिशें थी और उन ख्वाहिशों को ऊपर वाले ने पूरा कर दिया है। एक ख्वाहिश ये थी कि वो ओहदे चीफ मिनिस्ट्री पर फायद हों, और दूसरी ख्वाहिश ये थी कि वो यानी केसीआर हुकूमत का खात्मा करें। तो आपने देखा कि किस तरह असेंबली इंतखाबात में केसीआर हुकूमत का खात्मा हुआ और सिर्फ वो 39 सीट्स तक महदूद होकर रह गई, जबकि कांग्रेस को 64 नशस्तों पर कामयाबी मिली थी। और आपने देखा कि किस तरह सिकंदराबाद कंटोनमेंट की बीआरएस रुकन असेंबली की मौत के बाद जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें कांग्रेस उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। इस तरह 65 जो है कांग्रेस अरकान असेंबली की तादाद थी, लेकिन 6 के साथ और आज आप देखेंगे कि एक और रुकन असेंबली शामिल हो गया है, तो आप देखेंगे कि उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यही कहा जा रहा है कि कई अहम अरकान असेंबली खासतौर पर साबिक रियासती वज़रा कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। इसके लिए बीआरएस क्या करती है, ये देखने वाली बात है। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं जीएचएमसी कौंसिल। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बीआरएस ने शानदार कामयाबी हासिल की थी। बल्दियाती इंतखाबात में दूसरे नंबर पर बीजेपी, तीसरे नंबर पर एमआईएम थी। तो कहने का मतलब है कांग्रेस बहुत पीछे थी। ताहम अब हाल ये हो गया है कि आज जब जीएचएमसी कौंसिल का इजलास शुरू हुआ उस वक्त आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। वो ये है कि बीजेपी और एमआईएम कौंसिल के दरमियान ज़बरदस्त हाथापाई हुई है और ज़बरदस्त झगड़ा हुआ, तसादुम हुआ और उन कौंसलर्स ने एक दूसरे के कालर पकड़ लिए। और आपको ये भी बता दें कि उससे पहले एक और वाक़या पेश आया इसी तरह का, जिसमें बीजेपी और बीआरएस के काउंसलर्स के दरमियान लड़ाई हो गई। एक मरहला ये भी आया कि जो बीआरएस के काउंसलर्स है वो मेयर के पोडियम तक पहुंच गए और मेयर के पोडियम तक पहुंचकर विजय लक्ष्मी से मुतालिबा किया कि वो ओहदे मेयर से इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि बीआरएस ने उन्हें ना सिर्फ काउंसलर बनाया बल्कि ओहदे मेयर पर भी फायज किया। लेकिन आप देखेंगे कि मार्शल्स वहाँ आ गए और फिर बीआरएस काउंसलर को वहाँ से हटा दिया। लेकिन नाज़रीन, जहाँ तक मार तोड़ का सवाल है या लड़ाई मारपीट का सवाल है या लड़ाई का सवाल है, इस तरह के इदारों में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, बल्कि जो काउंसलर है, जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, उन्हें यानी अपने जो पार्लिमानी फ़राइज़ है उसकी अंजामदही में इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए, इंतहाई फ़र्ज़ शनासी का यानी मुज़ाहरा करना चाहिए, वरना जमहूरियत को नुकसान पहुँच सकता है। नाज़रीन, अक्सर खिलाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि वो जिस कदर अच्छे खिलाड़ी होते हैं उसी तरह अच्छे इंसान भी होते हैं, लेकिन बाद ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं, बाद ऐसी अहम शख्सियतें भी होती हैं, बाद फिल्म स्टार्स ऐसे भी होते हैं जो एहसान फरामोश होते हैं और अपने मोहसिन का एहसान चुकाने से गुरेज करते हैं। लेकिन जहाँ तक अच्छे इंसानों का सवाल है, अच्छे खिलाड़ियों का सवाल है, इस फहरिस्त में विराट कोहली का नाम शामिल है। आपको बता दें कि इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और हिंदुस्तान को T20 वर्ल्ड कप फाइनल में कामयाब टीम बनाने वाले या कामयाबी दिलाने वाले विराट कोहली के बारे में एक खबर आई है कि वो हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहते, बल्कि वो अपनी अदाकारा जो अहलिया हैं अनुष्का शर्मा के और अपने 2 बच्चों के साथ यानी एक बेटा और एक बेटी के साथ लंदन मुंतकिल होने का मनसूबा बना रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक विराट कोहली का सवाल है, आपने देखा कि वर्ल्ड कप के मैचेस में उनका मुजाहरा नाकिस रहा, लेकिन जब फाइनल की बात आई और हिंदुस्तान एक नाजुक मरहले पर पहुँच चुका था और ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान ये मैच हार जाएगा, लेकिन विराट कोहली की जो बैटिंग रही है वो गैर मामूली रही है और उन्होंने आप देखेंगे कि 59 गेंदों में यानी 59 बॉल्स में 76 रन स्कोर करते हुए अपनी टीम की कामयाबी को यकीनी बनाया था। बहरहाल विराट के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे दिल के इंसान है और वो नेक दिल इंसान है और वो नए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद सिराज की जिस तरह हौसला अफजाई की है, आज सिराज जिस मुकाम पर है उसमें मैं समझता हूँ कि विराट कोहली की मोहब्बत, उनकी मुरब्बत, उनकी इंसानियत, उनकी शराफत का अहम किरदार रहा है। बहरहाल एक खिलाड़ी
जो बहुत शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुका है, शोहरत के आसमान पर पहुंच चुका है, अगर वो ये कहता है कि मैं हिंदुस्तान छोड़कर लंदन मुंतकिल हो रहा हूं, तो आप समझिए कि उसके साथ क्या हुआ होगा। आखिर क्या वजह है कि विराट कोहली ने ये फैसला कर लिया कि वो अपने ख़ानदान के साथ हिंदुस्तान छोड़कर लंदन मुंतकिल हो जाएंगे। तो बहरहाल जो रिपोर्ट्स आई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स, उसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपने 2 बच्चों यानी बेटा और बेटी के साथ शोर शराबे की ज़िंदगी से दूर यानी सुकून के मुकाम पर मुंतकिल होना चाहते हैं। फिल वक्त ये जोड़ा मुंबई में रह रहा है, लेकिन जल्द ही लंदन रवाना हो जाएगा और वहाँ पर मुस्तकिल तौर पर क़याम करेगा। ये भी कहा जा रहा है कि लंदन में बहुत आलीशान घर ख़रीदने के तैयारियाँ भी हो रही हैं विराट कोहली की जानिब से और अनुष्का शर्मा की जानिब से। नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये जोड़ा अपने दोनों बच्चों, बेटी का नाम उन्होंने वामी का रखा है और बेटे का अकाई रखा है, कि दोनों के साथ मुंतकिल होंगे और उनका ये हदफ है कि अपने बच्चों को बैरून मुमालिक तालीम दिलाएं। और ये भी बता दूं कि बार बार ये लंदन जाते हैं, लंदन में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और ये भी कहा जाता है कि वो अपने बच्चों को लंदन के मशहूर मारूफ स्कूल्स में शरीक करवाएंगे। और उनका ये भी कहना है कि चूँकि हर तरफ उन्हें पहचानते हैं लोग, लेकिन लंदन में, यूरोप वगैरह में उन्हें लोग बहुत कम पहचानते हैं। तो बहरहाल वो एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के ख़्वाह हैं। लेकिन बात मुझे ये नहीं लगती कि विराट कोहली की वजह की जो मुंतकिली है अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ है। क्योंकि आपने देखा है कि एक मरहले पर विराट कोहली के ख़िलाफ़ भी फ़िरका परस्त दरिंदों ने ज़बान खोली थी और हद तो ये है कि उनकी शीरखार बेटी के ख़िलाफ़ गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और फिर आपने देखा कि किस तरह हैदराबाद से एक दरिंदे को यानी फ़िरका परस्त दरिंदे को गिरफ़्तार किया गया था। तो बहरहाल अगर विराट कोहली जैसी शख्सियतें मुल्क से रवाना होकर लंदन या अमेरिका में रहते हैं या यूरोप के किसी मुल्क में बोदोबाश इख्तियार करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक नारा लगाया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही 4 जून को लोकसभा इंतखाबात के नताइज का ऐलान होता है, 4 जून से लेकर अब तक सिर्फ गुजरात में जो नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत है, वहाँ पर मॉब लिंचिंग के 6 वाक़यात पेश आते हैं और बेदर्दी से उन वाक़यात में मुस्लिम नौजवानों को कत्ल कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश में भी मॉब लिंचिंग के मुसलसल वाक़यात पेश आ रहे हैं और जो ताज़ा वाक़या पेश आया है वो कल पेश आया है और शामली ज़िले का ये वाक़या है जिसमें एक नौजवान को चोरी के इल्ज़ाम में, सरखे के शुबे में यानी हुजूमी तशद्दुद के ज़रिए शहीद कर दिया गया। और इस सिलसिले में मुकामी अफराद ने और वहाँ के जो RLD MLA हैं अशरफ, उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया और पुलिस यानी डेड बॉडी के साथ धरना दिया और कहा कि खातियों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जाएं। लेकिन पुलिस ने खातियों के ख़िलाफ़ जो नई दफ़ात शुरू हुई हैं, यानी 3 जो कवानीन बदल दिए गए हैं, IPC तो बर्खास्त हो गया है, तो बहरहाल पुलिस ने संगीन दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज करने से गुरेज किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह पुलिस मुतासिबाना और जानिमदाराना रवैया इख्तियार करती है, चाहे वो गुजरात की पुलिस हो या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस हो। उस पर जो समाजी जहदकार हैं वो यही इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वो मुसलमानों के साथ और दलितों के साथ तासुब का मुजाहरा करती है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये नौजवान हैं फ़िरोज़ कुरैशी, इनका स्क्रैप का कारोबार है और इनकी जो उम्र है बताया जाता है कि ये 35 या 36 साल उम्र के हैं और इनके 3 बच्चे हैं। वो कहीं जा रहे थे कि वहाँ शामली ज़िले के करीब उन पर ये कहते हुए हमला कर दिया कि ये सरखे की कोशिश कर रहे हैं। हुजूमी तशद्दुद के नतीजे में ये नौजवान शहीद हो गया, अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक नौजवान जिसके 3 बच्चे हों, बीवी हो और माँ बाप हों, अगर उसकी मौत पर उस घर का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ को ना ही उत्तर प्रदेश पुलिस को इसका ख्याल होगा। वैसे में नाज़रीन, आपको बता दूँ कि इस सिलसिले में 2 मुलजिमीन के नाम लिए गए हैं, एक पिंकी और दूसरा पंकज राजिंदर, और उन्हीं की क़यादत में कहा जाता है कि इस नौजवान को यानी फ़िरोज़ कुरैशी को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो शहीद हो गए। आपको ये भी याद दिला दूं कि इससे पहले भी अलीगढ़ में
एक 35 साल शख्स मोहम्मद फरीद अलमारूफ औरंगज़ेब को हुजूमी तशद्दुद के ज़रिए हलाक कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। और उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया था कि वो एक घर में सरखे की नीयत से दाखिल हो रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो शहीद हैं उनके घर वालों ने, अरकान ख़ानदान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि फ़रीद को सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान होने की वजह से हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने फ़रीद के कातिलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय फ़रीद के खिलाफ और उनके भाइयों के खिलाफ ही सरखे का और एक खातून पर हमले का, उसकी इज्जत पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह निफाज क़ानून की एजेंसियाँ मुसलमानों के साथ और दलितों के साथ इम्तियाज़ बरत रही हैं, तासुब बरत रही हैं। अगर यकीन मानिए पुलिस तासुब नहीं बरतती, जानिबदारी का मुजाहरा नहीं करती और इंसाफ पर मबनी कार्रवाई करती है, तो यकीन मानिए कि हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात रुक जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस अपने इक़दामात के ज़रिए, अपने तासुब के ज़रिए, अपने मुबैना जानिबदारी के ज़रिए इस तरह के वाक़यात को मज़ीद फ़रोग़ दे रही है। इस तरह का इल्ज़ाम समाजी जहदकार आयद कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान को बचाना होगा तबाही और बर्बादी से, तो फिर अदालतों को भी सामने आना होगा। ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसे खुद और हाई कोर्ट जो हैं उन्हें खुद इस तरह के वाक़यात का नोट लेते हुए पुलिस की सरजनिश करनी होगी और पुलिस को जवाबदाह बनाना होगा कि अगर तुम्हारे इलाकों में इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे तो तुम इसके लिए ज़िम्मेदार होंगे, तब कहीं जाकर इस तरह के वाक़यात का इंसदाद होगा। वरना इस तरह के बेशर्मनाक वाक़यात जिसने हमारे मुल्क की बदनामी का बायस बने हैं, तो ऐसे वाक़यात मुसलसिल होते रहेंगे। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।